गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 29 सितंबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नूर 3 सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय। नूर 3 नाम का एक सैटेलाइट कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन ए बी है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन सी है ईरान एंड ऑप्शन डी है सऊदी अरेबिया। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं। ये जो क्लिप है ये द हिंदू से ली गई है, ये जो द इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। ये जो क्लिप है ये द हिंदू से ली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान ने जो बोला है कि उन्होंने अपना इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है सक्सेसफुली, जिसका नाम है नूर 3। तो ईरान के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज की है प्रेस में कि नूर 3 सैटेलाइट जो है ये 450 किलोमीटर से ऊपर अर्थ के एटमॉस्फेयर सरफेस के ऊपर ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता ये लॉन्च कब हुआ, ये न्यूज में अभी था। तो ये जो सैटेलाइट है ये क्या करेगा, इमेजेस शेयर करेगा अर्थ की, जो भी इनका आप बोल सकते हो इन्वायरमेंट की, सरफेस की, उसके लिए अलग अलग यूज करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर में हो गए, डिफेंस में हो गए, बहुत सारे यूज करेंगे ये। तो अथॉरिटीज ने फुटेज भी रिलीज की है रॉकेट की, ये मून जो लॉन्च करते की, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। सो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि बिहार में अभी सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, लेकिन अभी जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको बिहार की सेकंड टाइगर रिजर्व जो है डिक्लेयर करने के लिए काम चल रहा है। तो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उससे अप्रूवल लेने का काम चल रहा है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। पहले जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो चंपारण है ये कौन से सत्याग्रह के लिए फेमस है जो गांधी जी ने किया था? आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हो, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। जो एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने इन प्रिंसिपल तो जो प्रपोजल है जुलाई में उसको अप्रूव कर दिया था, लेकिन जो फाइनल प्रपोजल है वो अभी उसका अप्रूवल आना बाकी है। जब ये हो गया तो बिहार में 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। जो कैमूर जिला है इसमें 2 लैंडस्केप्स हैं, एक तो हिल्स है, पहाड़ियां हैं जिसको कैमूर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, दूसरा प्लेन्स हैं जहां पर नदियां हैं, कौन सी? करमनसा और दुर्गावती। ये जो दोनों नदियां हैं इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। बहुत ही डेंस घना फॉरेस्ट कवर है और यहाँ पर टाइगर्स, लेपर्ड्स और चिंकारास मिलते हैं। कैमूर के जो जंगल हैं ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये बिहार के बिगेस्ट जो है फॉरेस्ट हैं, जो कि काफी अराउंड 1134 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। और जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 986 स्क्वायर किलोमीटर में है। 34% में ये जो जिला है उसका हाईएस्ट ग्रीन कवर भी है जो कि है 34%। ये जो जिला है कैमूर ये बाउंड्री शेयर करता है कौन कौन से स्टेट्स के साथ? झारखंड के साथ जो कि बिहार से ही निकला है, उत्तर प्रदेश के साथ और मध्य प्रदेश के साथ। 1995 तक टाइगर्स जो है कैमूर हिल्स में रेगुलरली देखे जाते थे, लेकिन उसके काफी गैप के बाद 2017 में जो वहां के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थे उन्होंने ऑफिशियली जो स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया था कि अब इतने सालों बाद टाइगर दोबारा से वहां पे दिखा है। तो उसी की वजह से ये प्रोसेस चल रहा है। जब भी इस पे अपडेट आएगा हम न्यूज में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि ये न्यूज में है आपको ध्यान रखना है इसका जो रिवर्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, हर चीज तो ये बिहार में है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्वावलंबन रोड मैप हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच फोर्सेस। स्वावलंबन रोड मैप कौन सी इंडिया के कौन सी फोर्सेस के द्वारा डेवलप किया गया? ऑप्शन ए है इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी है इंडियन नेवी, ऑप्शन सी है इंडियन एयरफोर्स एंड ऑप्शन डी है इंडियन कोस्ट गार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोर्स इंडियन नेवी टू अनवील स्वावलंबन 2.0 नेक्स्ट वीक। उसके जो इंडियन नेवी के वाइस चीफ है उन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो इंडियन नेवी एक अपडेटेड इंडिजीनियस रोड मैप जिसका सेकंड वर्जन जो है स्वावलंबन का वो रिलीज करे नेक्स्ट वीक। तो जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर है इंडियन नेवी। ये लेकिन ये है क्या? जो ये स्वावलंबन है ये एक रोड मैप है
किसके लिए? ये जो भी नेवी की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स पर बनाए जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन के लिए। उसके अलावा अभी तक नेवी ने जो भी अचीव किया है वो भी इस पर अपडेट स्वावलंबन 2.0 पर मिलेगा। नेवी ने रिसेंटली लास्ट ईयर एक टारगेट सेट किया था 75 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का डोमेस्टिक एमएसएमईज के साथ और स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेशन में, जो कि पास कर लिया है। ये अभी जो सेकेंड एडिशन है स्वावलंबन सेमिनार का, वहां पर जो है अनवील किया जाएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा। ये जो टेक्नोलॉजीज है मैंने आपको भी बताया कि वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की बनाई है। लास्ट ईयर इंडियन नेवी ने जो है एटलीस्ट 75 टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की कमिटमेंट की थी एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। तो उसी का एक पार्ट है, तो आपको ये ध्यान रखना है किसका क्या आंसर है इसका, ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन नेवी। क्या नाम क्या है रोड मैप का? स्वावलंबन रोड मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोनोकार्पस ट्रीज इज अ स्पीशीज ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? कोनोकार्पस ट्रीज अभी न्यूज में थे, ये कौन से टाइप के फॉरेस्ट की स्पीशीज है? ऑप्शन ए है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ऑप्शन बी है ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ऑप्शन सी इज मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी इज टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो ये आप बोल सकते हो प्लांट है, ये कोनोकार्पस ट्रीज जो हैं ये मैंग्रोव स्पीशीज हैं। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि जो गुजरात है, गुजरात का जो साबरमती रिवर फ्रंट है अहमदाबाद में, वहां से लेकर रामवन अर्बन फॉरेस्ट तक जो कि राजकोट में है, कोनोकार्पस ट्रीज की काफी जो वैरायटी थी। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। ये जो ट्रीज है ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो लोकल गवर्नमेंट है, उन्होंने उसको वहां पर प्लांट किया हुआ था, प्लांट्स लगाए हुए थे। लेकिन गुजरात की गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया है इसकी जो प्लांटेशन है कोनोकार्पस ट्रीज की फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एरिया में। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है और इसका इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट्स जो है, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अभी रिसेंटली एक सर्कुलर जो है वो इशू हुआ था जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो कोनोकार्पस ट्रीज है इसको हमने क्यों बंद किया है, क्योंकि वी नीड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज। जो कोनोकार्पस एक एक्सोटिक स्पीशीज है। सो सबसे पहले तो इन्वेजिव स्पीशीज क्या है आपको पता होना चाहिए। इन्वेजिव स्पीशीज ऐसी ऑर्गेनिजम्स या ऐसी स्पीशी होती है जो कि हमारे खुद के एरिया में नहीं होती, नेटिव नहीं होती, इंडिजीनियस नहीं होती, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वहां पर नहीं, वहां पर उसका ओरिजिन नहीं होता, कहीं बाहर से आई होती है। तो इन्वेजिव स्पीशीज क्या है? ग्रेट इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल हार्म पहुंचाते हैं नए एरिया में। ये जो कोनोकार्पस ट्रीज है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि कॉम्ब्रिटिएसे नाम की फैमिली को बिलोंग करता है। ये एक इन्वेजिव मैनग्रोव स्पीशीज है। जो अरेबियन पेनिनसुला है वहां के जो देश हैं वो इस प्लांट को यूज करते हैं सैंड को, रेत को ब्लॉक करने के लिए, जब भी जो डेजर्ट में तूफान वगैरह आते हैं, और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ये जो ट्री है ये अपने डार्क ग्रीन लीव्स के लिए पूरे साल इस पे डार्क ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, उसके लिए फेमस है। एक हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन को भी ये आप बोल सकते हो कि उसको टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, बहुत कम टेम्परेचर हो गया, तो जो एक्सट्रीम कंडीशंस है उसको भी ये टॉलरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन, सॉरी मैंने वो स्लाइड यहाँ पर मैं नहीं लगा पाई, मैं मिस कर दी मैंने, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मैनग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MS Swaminathan ji passed away recently. He is known as father of dash. MS Swaminathan जी का रिसेंटली देहांत हुआ है। वो किसके फादर माने जाते हैं? ऑप्शन ए है ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी है पिंक रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी है येलो रेवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी है रेड रेवोल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं MS स्वामीनाथन जी, जिनकी आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिख रही है, इनको इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माना जाता था। उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे हैं। ये जो इन्होंने जो हाई यील्डिंग वैरायटीज थी पैडी की, जो धान की, उसमें काफी ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे इंडिया के जो कम इनकम वाले किसान थे उनको हेल्प मिली ज्यादा यील्ड प्रोड्यूस करने में। उनको 1987 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला था। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनके बारे में कुछ और डिटेल्स हम वीकली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन।
आपके लिए क्वेश्चन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं। सेकंड, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में ज्यादा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोल वेटलैंड्स इज सीन रिसेंटली इन न्यूज, इट इज सिचुएटेड इन। कोल वेटलैंड्स अभी रिसेंटली न्यूज में देखे गए हैं, ये कहां पर है। ऑप्शन ए है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल वेटलैंड्स जो है ये केरला में है। ये क्यों अभी न्यूज में थे, क्योंकि यहाँ पर एक इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीशीज जिसका नाम है कैबोम्बा फर्क्यूटा, उसने आप बोल सकते हो उससे इसको एक खतरा दिख रहा है, जिसकी वजह से पिंक ब्लूम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं इस वेटलैंड की, पिंक कलर का सारा ब्लूम देखने को आपको मिल रहा है। कोल वेटलैंड जो है एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट जो इंटरनेशनल लेवल पर वेटलैंड्स को रिकॉग्नाइज करती है। ये जो स्पीशीज है ये यूजुअली जो है इसका ओरिजिन क्या है, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, और ये केरला में एज एन एक्वेरियम प्लांट की तरह इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन अभी कोल फील्ड में एक बहुत ही डेंजर बन गई है वहां पर, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग थ्रेट थे पहले जैसे वाटर हायासिंथ हो गया, सल्वीनिया मोलेस्टा हो गया, उसके साथ ही इसने भी मिलकर और ज्यादा थ्रेट इंक्रीज कर दिया है। मैसिव पिंक फ्लावरिंग होती है, जहां जो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। इसका जो पिंक अपीयरेंस है ये देखने को सुंदर लग सकता है, लेकिन जो हमारी इंडिजिनियस बायोडाइवर्सिटी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, उसको ये काफी खतरा करते हैं। कोल वेटलैंड आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये इसकी लोकेशन दिखाई गई है केरला में। ये जो है अरेबियन सी, बिल्कुल आप बोल सकते हो कोस्ट के पास में है, कोस्टल में तो नहीं है, बिल्कुल कोस्ट के पास में है। इधर आपके वेस्टर्न साइड में इंडिया के अरेबियन सी लगता है जो केरला के साथ। यहाँ पर भी आपको दिखाया हुआ है इसका जूम इन जो व्यू है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है थिरुसूर डिस्ट्रिक्ट में कोल वेटलैंड केरला में है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोड टेप स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय। रोड टेप नाम की स्कीम किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यों न्यूज में थी, क्योंकि रिसेंटली पीआईबी से न्यूज ली गई है। जो रोड टेप है स्कीम फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, यानी कि जो एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स उन पे ड्यूटीज और टैक्सेस की रिमिशन की स्कीम है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट को एक्सटेंड किया है 30 जून 2024 तक। तभी ये न्यूज में थी, पहले 30 सितंबर तक नोटिफाई हुई थी, लेकिन इसको भी एक्सटेंड कर दिया है। इससे क्या होगा, जो हमारी एक्सपोर्ट कम्युनिटी है उनको हेल्प मिलेगी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करने के लिए, जो भी अभी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो एक्सपोर्ट कम्युनिटी की हेल्प के लिए किया गया है। ये जो स्कीम है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO कंपेटिबल भी है, और ये एंड टू एंड IT इन्वायरमेंट में जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है। रोड टेप जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ने एक ड्यूटी रिमिशन स्कीम की तरह इंट्रोड्यूस की थी एक्सपोर्ट्स पर, और ये 1 जनवरी 2021 से इम्प्लीमेंट होनी स्टार्ट हुई थी। ये जो स्कीम है इसके अंदर टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज इनकी रीइंबर्समेंट की जाती है, जो कि अभी रिफंड नहीं की जाती किसी और मैकेनिज्म के अंदर, चाहे वो सेंट्रल, स्टेट या लोकल लेवल पर हो। जो भी एक्सपोर्ट एंटिटीज लगाती हैं तो वो गवर्नमेंट क्या करती है उसके लिए आप बोल सकते हो सपोर्ट देती है, रेमिट करती है वो जो ड्यूटीज है, सो दैट मैन्युफैक्चरर्स को और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको हेल्प मिल सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Next question is the report Net Zero Roadmap, a global pathway to keep the 1.5 degree Celsius goal in reach is released by। ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम है Net Zero Roadmap, a global pathway to keep the 1.5 degree Celsius goal in reach, किसके द्वारा रिलीज की गई है। ऑप्शन ए है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी है IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एंड ऑप्शन डी है G20। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नेट जीरो रोड मैप ग्लोबल पाथवे टू कीप द 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल इन रीच है, ये IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है, जो कि मई 2021 में पब्लिश हुई थी। ये जो रिपोर्ट है अभी दोबारा से क्यों न्यूज में थी वो हम डिस्कस करते हैं अभी।
इस रिपोर्ट ने एक बहुत ही कम, एक नैरो बट जो फिजिबल था, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल था, एक पाथवे बताया था कि ग्लोबल एनर्जी सेक्टर अगर वो पाथवे फॉलो करेगा तो हम जो पेरिस एग्रीमेंट था UNFCCC का, जिसका गोल था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर का राइज है, जो इंक्रीज है, उसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, उसको अचीव करने के लिए इस रिपोर्ट ने एक प्रैक्टिकल पाथवे बताया था। अभी 2023 में, सितंबर 2023 में इसका अपडेट आया है, जिसने बताया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक लैंडस्केप है और एक अपडेटेड पाथवे बताया है कि हम नेट जीरो जो है एमिशंस बाय 2050 कैसे अचीव करेंगे। जो भी अभी तक 2000 किसे अभी तक डेवलपमेंट्स वगैरह हुई हैं वो भी इसने देखी है। ये रिपोर्ट IEA का जो सपोर्ट है फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, उसी का पार्ट है, जो अभी COP28 होगा वहां पर फाइनलाइज की जाएगी 2023 के एंड में, जो नेक्स्ट UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पर। तो तभी ये न्यूज में थी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड स्टेट शैक पॉलिसी 2023-2026? भारत के कौन से राज्य ने रिसेंटली स्टेट शैक पॉलिसी अप्रूव की है 2023 से लेकर 2026 के लिए? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है कर्नाटका। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा की स्टेट शैक पॉलिसी 2023-2026 जो है रिसेंटली अप्रूव की गई है। इसमें क्या है कि जो टेम्पररी बेसिस पर बीच शैक्स इरेक्ट किए जाते हैं उसको अलाउ किया जाएगा। जो डेक बेड्स होते हैं, अम्ब्रेलाज होती हैं, जो भी आगे आने वाला टूरिस्ट सीजन है, इसकी मैं आपको पहले पिक्चर दिखाती हूँ कि शैक्स क्या है। ये है, जैसे ये शैक्स है, टेम्पररी हट्स बनाई गई हैं, ये चेयर्स वगैरह लगाई गई हैं बीच पर, ये होती हैं शैक्स। तो इसको लगाने के लिए इको फ्रेंडली वे में अगले 3 टूरिस्ट सीजन के लिए अप्रूव किया गया है। ये जो बीच शैक है ये इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाए गए हैं, पॉपुलर अट्रैक्शन है गोवा की। और इस पॉलिसी ने परमिशन दी है कि जो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार इंडिविजुअल है गोवा के रहने वाले, वो टेम्पररी बीच शैक ऑपरेट कर सकते हैं पीक टूरिस्ट सीजन में, जो कि 1 सितंबर से लेकर 31 मई तक चलेगा। 10 जून तक सारे जो शैक हैं ये जो है उसको डिसमेंटल, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको हटा दिया जाएगा। तो शैक क्या है? बहुत एक सिंपल और स्मॉल बिल्डिंग होती है जो कि वुड से, मेटल या कुछ और मटेरियल से बनती है। जैसे ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स आपको टेम्पररी बेसिस पर बनाई गई है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भारत के कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी है झारखंड। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व न्यूज में था रिसेंटली, जो कि मध्य प्रदेश में है। क्यों न्यूज में था? क्योंकि वहां पर एलिफेंट महोत्सव स्टार्ट हुआ है जो कि 7 दिन चलेगा। इस फेस्टिवल का, एलिफेंट महोत्सव का प्राइमरी गोल क्या है? लोगों को हाथी के बारे में एजुकेट करना और जो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में लोगों को मिसकंसेप्शन है उसको खत्म करना। तो अगर आप इसकी लोकेशन देखो, ये मध्य प्रदेश का यहाँ पर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और मध्य प्रदेश के बाकी जो नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया और सतपुड़ा हो गया, पेंच हो गया, इसके अलावा जो भी है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, क्योंकि हमने काफी बार ये एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा इस मैप में आप देख भी सकते हो मध्य प्रदेश की बाउंड्रीज के साथ शेयर होती है। राजस्थान है, इधर यूपी है, इधर महाराष्ट्र है, इधर छत्तीसगढ़ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, यहाँ पर आप हमें अपडेट्स के रिगार्डिंग फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।